शाहिद एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन गुर्बत के बायस वो ना तो अपनी तालीम जारी रख पाया था और ना ही उसे कोई नौकरी मिल पाई थी। वो हालात के हाथों मजबूर होकर अब चोरी चकारी करने लगा था। पहले पहल तो उसने छोटी मोटी चोरियां की, लेकिन अब वो इन चीज़ों से उकता चुका था। अब वो कोई बड़ा हाथ मारना चाहता था जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाए। सड़क पर घूमती हुई बड़ी बड़ी गाड़ियां और महलात देखकर उसके दिल में भी एक हसरत जन्म लेती थी और वो अपनी किस्मत को कोसता रहता था। शायद अपनी ख्वाहिशात की तकमील पाने का जुनून आज उसे इस नहज पर ले आया था। आज भी वो अपने घर से मामूल की तरह रैकी करने के लिए निकला था। वो देखना चाहता था कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां से उसके हाथ तगड़ा माल लगे और वो रातों रात अमीर हो जाए। गुर्बत और अफलास ने उसके जहन को बागी कर दिया था, जिसका नतीजा ये निकला कि उसका ज़मीर मर गया और अब वो हिलाल हराम का फ़र्क जानने से कासिर था। आज वो जिस जगह की रैकी करने के लिए पहुंचा था, ये शहर का एक पोश इलाका था। यहाँ पर बड़े बड़े अमीर उमरा और बिजनेसमैन रहा करते थे। शाहिद अभी चंद कदम ही चला था कि उसकी आंखों में एक चमक सी पैदा हुई। उसकी नज़रों के सामने एक अजीमो शान और निहायत वसी और अरीज कोठी बनी हुई थी। इस कोठी के बाहर एक चौकीदार भी मौजूद था। शाहिद ने एक लम्हे के लिए रुकते हुए अच्छी तरह से कोठी का जायजा लिया और वहां से आगे बढ़ गया। अब वो जानना चाहता था कि इस कोठी का मालिक कौन है और घर में कितने लोग रहते हैं, वगैरह वगैरह। उसे मालूम था कि उसे ये तमाम तफसीलात कहाँ से हासिल हो सकती हैं। लिहाजा वो उस गली में चलता हुआ नुक्कड़ पर लगी हुई एक परचून की दुकान पर आ पहुंचा। दुकान पर आते ही उसने दुकान वाले से एक जूस का डब्बा लिया और उसे मुखातिब करते हुए बोला, अरे यार, मैं इस इलाके में एक रहमान नामी बंदे को ढूंढ रहा हूँ। वो पिछले हफ्ते मेरी दुकान से कुछ फर्नीचर ले गए थे और उनकी तरफ मेरा बकाया बच गया था। मैंने एक हफ्ते तक उनका मुसलसल वेट किया है, मगर वो नहीं आए। लिहाजा आज मैंने सोचा कि उनका पता करूं और अपने बकिया पैसे वसूल करूं। ज़रा इधर तो आना। उसने दुकानदार को अपनी जानिब बुलाया। दुकानदार काउंटर से घूमता हुआ फौरन उसके करीब आ गया। अरे भाई, वो सामने जो घर है जिसकी छत पर पानी की बड़ी सी टैंकी लगी हुई है, मेरे ख्याल में ये उन्हीं का घर है। शाहिद ने दुकानदार को चकमा देते हुए उसी कोठी की जानिब इशारा किया। दूसरे ही लम्हे दुकानदार शाहिद को उस कोठी के मालिकों की सारी तफसील तोते की तरह फर सुनाने लगा और घर में रहने वाले तमाम लोगों के नाम भी बता दिए। शाहिद ने उस दुकानदार का शुक्रिया अदा किया और दिल ही दिल में उसकी बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। अगले 2-3 दिन में ही शाहिद ने तमाम तर तफसीलात जमा कर ली और अब वो वारदात करने के लिए बिल्कुल तैयार था। ये शायद जुमेरात की रात थी। शाहिद चलता हुआ उस घर के करीब आ गया। उसने गली में एक बार इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन गली में किसी को ना पाकर अब वो मुतमईन हो चुका था। वो चुपके से उस कोठी की दीवार पर चढ़ा और अंदर की जानिब फलांग गया। वो एक धड़ाम की आवाज़ के साथ उस कोठी की गैलरी में जा गिरा था। उसने एकदम से खुद को संभाला और वहीं दुबक कर बैठ गया। वो ये तसल्ली करना चाहता था कि उसके कदमों की आवाज़ किसी ने सुनी तो नहीं, लेकिन जब उसकी हरकत का कोई रद्द-ए-अमल सामने ना आया तो वो धीरे धीरे दीवार के किनारे बढ़ने लगा। उसने अपने कंधे पर एक बैग डाला हुआ था जिसमें चोरी करने के तमाम औजार मौजूद थे। गैलरी से चलते हुए अब वो एक बरामदे में आ चुका था। इस बरामदे में कोई भी मौजूद ना था। उसने एहतियातन ऊपर की जानिब देखते हुए अपने इर्द गिर्द नजर डाली। उसे वहां भी किसी की मौजूदगी का एहसास ना हुआ। लिहाजा अब उसकी नजरें बरामदे में लगे हुए मेन दरवाजे पर थी। ये दरवाजा शायद अंदर से बंद था। शाहिद हल्के हल्के पांव से चलता हुआ उस दरवाजे के करीब आ गया और आहिस्ता से दरवाजे को धकेलने की कोशिश की। उसका ख्याल था कि अगर दरवाजे को चुटखनी लगी हुई हो तो थोड़ा सा दबाव डालने से वो चुटखनी एक झटके से खुद ही खुल जाएगी। अब आहिस्ता आहिस्ता वो अपने तमाम दाव पेच इस्तेमाल करने लगा, लेकिन ये दरवाज़ा इतना ढीठ था कि खुलने का नाम ही ना ले रहा था। सो शाहिद ने अपना इरादा चेंज किया और अपने बैग से एक रस्सी निकाली। उसने रस्सी को एक मखसूस अंदाज से तरतीब देकर ऊपरी फसील की जानिब फेंका। उसकी किस्मत उसका साथ दे रही थी। उसने महसूस किया कि रस्सी का सिरा किसी हुक या लोहे की बनी हुई किसी ग्रिल में अच्छी तरह से फंस गया था। उसने रस्सी को थोड़ा सा नीचे की जानिब खींचा और ये अंदाज़ा किया कि वो अब उसका वज़न उठा सकती है या नहीं। जब उसने अपनी पूरी तसल्ली कर ली
तो वो ऊपर की जानिब चढ़ने लगा। उसकी आंखों में आज रात एक खास चमक थी। अगर आज वो कामयाब हो जाता है तो वो बहुत ही दौलतमंद हो जाएगा, क्योंकि आज की रात मकान मालिक घर न थे, बल्कि कहीं दूर अपने रिश्तेदारों की शादी में गए हुए थे। उसे पूरी तसल्ली थी, आज वो बड़ा हाथ मारने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि ये कोठी अंदर से बिल्कुल खाली थी। सेठ आबिद और उसकी बीवी, वो इस वक्त घर के जिस हिस्से में था, यहाँ चौकीदारों और नौकरों को आने की इजाज़त न थी। शाहिद ने एक बार फिर निहायत मोहतात अंदाज से अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। इस बार भी उसे कुछ दिखाई न दिया। हाँ, अलबत्ता बाहर गली में एक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ ज़रूर आई, लेकिन शाहिद अब ऐसी आवाज़ों का आदी हो चुका था। दौलत को पाने का जुनून और हवस उसे मुकम्मल तौर पर अंधा कर चुकी थी। चंद ही लम्हात बाद वो बखैरो आफियत हवेली के अंदर था, लेकिन यहाँ भी उसने एहतियात का दामन अपने हाथ से जाने न दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता इमारत की तरफ बढ़ा। वो ऊपर वाले कमरों के दरमियान बनी हुई राहदारी में चलता चलता अब सीढ़ियों के रास्ते नीचे की जानिब उतरने लगा था। जैसे ही उसने सीढ़ियां अबूर की तो उसके सामने एक मेन और बड़ा दरवाज़ा था। उसने बड़ी एहतियात के साथ दरवाजे को धकेला तो वो हल्की सी आवाज़ के साथ खुल गया। अब वो इस कोठी के मेन और सबसे बड़े हाल कमरे में मौजूद था। अंदर पहुंचते ही उससे एक खुशगवार खुशबू का एहसास हुआ। इतनी भीनी और प्यारी खुशबू उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सूंघी थी। खैर, वो हाल कमरे से चलता हुआ रिहाइश वाले कमरों की जानिब बढ़ने लगा। वो चलते हुए अपने इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। इस इमारत का काम बहुत खूबसूरती और उम्दगी के साथ किया गया था। यहाँ मौजूद हर शय बेशकीमती थी। वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि आज उसने बिल्कुल ठीक हाथ मारा है। उसका दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से वापस चला जाए और 2-4 ट्रक लेकर यहाँ का सारा सामान ले उड़े। खैर, अगले ही लम्हे वो रिहाइश वाले कमरों में घुस गया था और थोड़ी सी छानबीन के बाद उस अलमारी के सामने मौजूद था जहाँ सेठ साहब की बीवी अपने जेवरात रखती थी। उसने अलमारी को खोलना चाहा, लेकिन अलमारी लाक थी। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। भला ऐसे लाक उसका क्या बिगाड़ सकते थे। वो अपने काम में माहिर हो चुका था। उसने अपने बैग से एक पेचकस निकाला और उसे अलमारी के लाक में एक खास सिमत से घुसाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसे अंदाज़ा हुआ कि पेचकस अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया है, तो उसने एक ज़ोरदार झटका दिया, जिससे अलमारी का लॉक फौरन टूट गया। अलमारी के दोनों पट खुलते ही शाहिद का मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसे यकीन आ रहा था कि किसी के घर में इतना सोना भी मौजूद हो सकता है। बस अगले ही लम्हे वो हड़बड़ाता हुआ सोने के जेवरात को उठा उठाकर अपने बैग में डालने लगा। जब वो ऊपर वाले हिस्से से तमाम जेवरात उठा चुका तो उसने अलमारी में बने हुए नीचे खानों में भी तलाशी लेना शुरू कर दी। आज तो मानो उसकी लॉटरी निकल आई थी। जेवरात के साथ साथ उसे बहुत सारी नकदी भी मिल चुकी थी। वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था और अपनी फतह का जश्न मना रहा था। वो सोच रहा था कि यहाँ से निकलते ही अगली सुबह उसकी ज़िंदगी बदल देगी और वो भी इस शहर के अमीर तरीन लोगों में शुमार होगा। अभी वो इन्हीं सोचों में मशगूल था कि अचानक उसके कानों में डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। उसकी सारी खुशी एक लम्हे को हवा हो गई और वो एकदम से घबरा गया। उसने जल्दी जल्दी अपने बैग को बंद किया और उस कमरे से बाहर निकल आया। उसके बदन में अब एक सनसनी सी दौड़ गई थी और वो अलमारी के पट खुले छोड़कर बेआवाज तरीके से बाहर निकल आया था। सेठ आबिद और उसकी बीवी घर वापस आ चुके थे। शाहिद अब फटी फटी आंखों से इधर उधर देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथ सर पर रख लिए। ओ खुदाया, ये कैसे हो गया? ये लोग इतना जल्दी वापस कैसे आ गए? शाहिद के मुंह पर अब हवाइयां उड़ रही थी। वो जिन सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया था, अब उन्हीं की ऊँट में कहीं छुप गया था। अगले ही लम्हे उसके कानों से एक आवाज़ टकराई। कैसे अजीब रिश्तेदार हैं तुम्हारे। सेठ आबिद की बीवी ने अपना पर्स बेड पर फेंकते हुए जैसे शौहर पर बरस पड़ी थी। इन्हें तो किसी मेहमान की इज्जत का ख्याल ही नहीं। कौन कितना इमेज रखता है, कौन वीआईपी है और कौन वीवीआईपी। तुम्हारे इन जाहिल रिश्तेदारों को क्या पता। वो बस गुस्से में बड़बड़ाई जा रही थी। और भला उस महरीन को तो देखो, निगोड़ी मुझे एक आंख नहीं बहाती। आज उसने मेरा खूब मजाक बनाया है। मैं तुम्हें बताए देती हूँ, मैं इसको तो हरगिज नहीं छोड़ूंगी। आबिद, तुम चुप क्यों हो? मुझे जवाब दो। ज़रा बताओ तो मुझे, मैं कहाँ से मोटी हूँ? और वो तुम्हारी खाला की बेटी ज़ारा भी मुझे दूर ही दूर से देख के हंसे जा रही थी। सेठ आबिद की बीवी की चीखों पुकार ने जैसे तमाम घर को सर पे उठा लिया था।
लेकिन बेचारा सेठ आबिद अपनी बीवी को मनाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी बीवी का बैग बेड से उठाकर सोफे के सामने पड़े हुए टेबल पर रख दिया। दूसरे ही लम्हे सेठ आबिद की नज़र सामने वाले कमरे पर जा पड़ी, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। एक लम्हे को जैसे वो चौंक गया था। फिर उसने फौरन ही अपनी बीवी से मुखातिब होकर पूछा, हमारे जाते हुए तुमने घर के दरवाजे अच्छी तरह से लॉक तो किए थे ना? वो सवालिया नज़रों से अपनी बीवी को घूरने लगा। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। जब मैं घर से निकलने लगी थी तो मैंने सारे दरवाजे अच्छे से लॉक कर दिए थे। हाँ, ओ नहीं, शायद शायद मैं हाल कमरे वाला दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। वो एकदम से घबरा गई थी, जैसे कुछ सोचने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अगले ही लम्हे उसके जहन में आने वाला ख्याल उसका दम घूंटने के लिए काफ़ी था। ओ ओ मेरे जेवर, मेरे जेवर! वो ये चीखती हुई कमरे की जानिब भागी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान हो गई। उसकी अलमारी के दोनों पट खुले हुए थे और उस अलमारी में अब उसका एक भी जेवर मौजूद ना था। वो वहीं फर्श पर बैठ गई और अपना सर पीटने लगी। जिस डर की वजह से वो जल्दी घर वापस आ गए थे, आखिर वही हुआ था। उनके घर में चोरी हो गई थी। उनका तमाम जेवर और पैसे उनकी गैर मौजूदगी में कोई ले उड़ा था। शाहिद ये वावेला सुनकर दबे पांव सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर छत की तरफ आ गया था। जैसे ही उसने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा तो उसका बैलेंस आउट हुआ और वो दरवाजे से टकरा गया। दरवाज़ा ठा की आवाज़ के साथ दीवार से जा टकराया। ये आवाज़ सेठ आबिद के कानों में भी जा पड़ी और उसने हालात को भांपते हुए अपनी साइड टेबल के दराज में पड़े हुए पिस्तौल को निकाल लिया था। उसे ये एहसास हो गया था कि कोई उसके घर में छुपा हुआ है। वो फौरन ही हाल कमरे में आया और ऊपर नज़र की। ऊपर का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये देखते ही वो ज़ोर से चिल्लाया, अबे कौन है? कौन है वहाँ? शायद छत की तरफ से आती हुई रोशनी में उसे शाहिद का हल्का सा साया नजर आ गया था। अगले ही लम्हे सेठ आबिद ने टेलीकॉम का क्रैडल उठाया और अपने चौकीदारों को अंदर बुलाने लगा। हाफिज, हाफिज जल्दी अंदर आओ। कहाँ मर गए थे तुम? ये कहकर उसने क्रैडल वापस टेलीकॉम पर रख दिया। पूरी कोठी में जैसे अचानक एक थुरथली सी मच गई थी और ये तमाम शोर शराबा शाहिद भी सुन रहा था। उसका दिमाग तेजी से बचने की कोई तदबीर सोच रहा था, लेकिन आज उसे कोई भी तरकीब समझ ना आ रही थी, क्योंकि उसने ये कभी भी ना सोचा था कि सेठ और उसकी बीवी इतनी जल्दी घर वापस लौट आएंगे। कल आखिर कुछ देर के बाद उसके जहन में एक प्लान आ ही गया। अगले ही लम्हे सेठ आबिद के तमाम नौकर उसकी खिदमत में हाथ बांधे खड़े थे। सेठ आबिद ने ऊपर सीढ़ियों की जानिब इशारा किया तो वो तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगे। दूसरे ही लम्हे सेठ आबिद ने पुलिस को कॉल कर दी थी। उधर शाहिद ने जल्दी जल्दी से फैसला लिया और जिस रस्सी के सहारे वो चढ़कर ऊपर आया था उसी के सहारे तेजी से नीचे उतरने लगा। अभी वो छत और बरामदे के दरमियान लटका ही हुआ था कि उसके कानों से चौकीदार की आवाज़ टकराई, साहब वो रहा, नीचे उतर रहा है। ये सुनकर शाहिद ने रस्सी छोड़ दी और धड़ाम से बरामदे में आ गिरा। नीचे गिरते ही उसे एक जोरदार चोट लगी, लेकिन पकड़े जाने के डर से वो दोबारा उठ खड़ा हुआ। वो रहा साहब जी, वो रहा, वो देखिए वो भाग रहा है। अचानक शाहिद के कानों से एक जोरदार आवाज़ टकराई और वो गैलरी की तरफ भागने लगा। जैसे ही उसने गैलरी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया तो उसने एक जोरदार फायर की आवाज़ सुनी। इतनी देर में पुलिस भी बाहर आ मौजूद हुई थी। शाहिद अब पूरी तरह से फंस चुका था, लेकिन उसने हिम्मत न हारी थी। वो मुसलसल इधर उधर कहीं से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। वो भागता हुआ आया और गैलरी की दीवार के साथ चिपक गया। उसने बाहर गली की तरफ झांक कर देखा तो उसे दूर खड़ी हुई एक पुलिस की वैन नजर आई। वो चुपके से गैलरी की दीवार पर चढ़ा। मौत का खौफ उसके सर पर सवार था और ना चाहते हुए भी उसने अब नीचे की तरफ छलांग लगा दी थी। वो जल्दी से एक दरख्त की ओट के पीछे छुप गया और आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव वहां से भागने लगा। गली में अंधेरा होने की वजह से पुलिस की वैन उसे देख ना पाई थी। वो इस एरिया की तमाम पेचीदा और तंग गलियों से बखूबी वाकिफ था और यही बात उसके काम भी आ रही थी। उधर सेठ आबिद और पुलिस ने शाहिद को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो उसे पकड़ने में कामयाब ना हो पाए। तकरीबन घंटा भर दौड़ने के बाद शाहिद एक कब्रिस्तान तक आ पहुंचा था। उसका सांस फूल रहा था और उसके जिस्म में अब मजीद दौड़ने की हिम्मत न रही थी, लिहाजा वो कब्रिस्तान की दीवार फलांग वहीं छुप गया। वो यही सोच रहा था कि उसे आज रात यहीं गुजारना पड़ेगी। उसके पूरे करियर में
آج تک ایسا واقعہ نہ ہوا تھا کہ وہ پکڑا جائے۔ آج نہ جانے کیوں اسے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اسے ایک اور خوف نے آ گھیرا۔ وہ اس وقت ایک وسیع قبرستان میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنے بچپن سے ہی بہت ساری خوفناک کہانیاں سن رکھی تھی۔ اس کے خیالوں میں اب قبرستان کی روحیں منڈلا رہی تھیں۔ آج تک اس کی سنی ہوئی تمام فرضی کہانیاں اب حقیقت کا روپ دھار رہی تھیں۔ خوف اس کے ذہن پر ڈیرے ڈال رہا تھا۔ اس نے ہمت کی اور قبرستان سے نکل کر کوئی مناسب جگہ ڈھونڈنے لگا۔ اچانک ہی اسے قبرستان کے دوسرے سرے پر ایک چھوٹی سی آبادی نظر آئی۔ وہاں شاید چند گنے چنے ہی گھر تھے جہاں سے شاہد کو روشنی نظر آئی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اور لڑکھڑاتا ہوا اس بستی کی جانب بڑھنے لگا۔ جلد ہی وہ اس بستی میں جا پہنچا۔ اس کی پہلی نظر جس عمارت پر پڑی تھی وہ ایک مسجد تھی۔ یہ دیکھ کر شاہد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور وہ فوراً مسجد کی دیوار پھلانگ کر اندر گھس گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب فجر تک وہاں کوئی نہیں آئے گا اور اب وہ مسجد میں اچھی طرح سے محفوظ بھی ہو گیا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس میں ایک ہال کمرہ بنا ہوا تھا اور ایک چھوٹا سا صحن تھا جس کے ایک کونے پر نمازیوں کے وضو کرنے کے لیے چند ٹوٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی شاہد مسجد کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ اس مسجد میں 4 صفیں بچھی ہوئی تھیں اور سامنے والی دیوار پر ایک گھڑیال بھی نصب تھا۔ دوسرے ہی لمحے شاہد کو اس گھڑیال نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی سوئیوں سے آتی ہوئی ٹک ٹک کی آواز نے شاہد کی نظروں کو گھڑیال پر مرکوز کر دیا تھا۔ رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے۔ گویا شاہد کے پاس اب 3 گھنٹے ہی بچے تھے۔ شاہد دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ یہاں کچھ دیر آرام کر لوں اور فجر کی نماز سے پہلے پہلے میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنا بیگ سرہانے رکھ کر اندراز ہو گیا۔ اب وہ خود کو کافی ریلیکس محسوس کر رہا تھا، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ اچانک ایک دودھیائی سی چمکتی ہوئی تیز روشنی اس کی آنکھوں سے ٹکرائی اور وہ اپنی آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھا۔ اگلے ہی لمحے خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ وہ اپنا منہ کھولے چھت کی جانب دیکھتا رہا۔ پھر دوسرے ہی لمحے اسے ایک آہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً ہی آواز کے تعاقب میں اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ خوف سے اس کی گھگھی بند گئی۔ وہ جو اب تک ساری فرضی کہانیاں سنتا آیا تھا وہ ایک لمحے میں حقیقت ہو رہی تھی۔ اچانک اس کے سامنے والی دیوار سے سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بزرگ برآمد ہوا۔ حالانکہ اس دیوار میں کوئی دروازہ یا کھڑکی نہ تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس بزرگ کو اپنی جانب آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے ایک دوسری آہٹ ہوئی اور دائیں والی دیوار سے بھی ایک بزرگ رونما ہوئے۔ بس اس کے ساتھ ایک سلسلہ چل پڑا۔ مسجد کی چاروں دیواروں سے اسی طرح کے سفید کپڑے پہنے ہوئے بزرگ ظاہر ہونے لگے تھے۔ وہ سب مسجد میں داخل ہوتے ہی وہاں بچھی ہوئی صفوں پر ترتیب سے بیٹھنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر شاہد کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ وہ سانس لینا بھی بھول گیا تھا۔ ایسا اس کی زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ وہ ڈر اور خوف کے مارے اسی کونے میں دبک گیا۔ شرمندگی کے مارے اس کی آنکھیں نیچے فرش کی جانب جھکی ہوئی تھیں اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اب یہ بزرگ اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اچانک ہی اگلے لمحے ممبر پر ایک روشنی سی جگمگائی اور ان بزرگوں جیسا ایک اور بزرگ نمودار ہوا۔ حیت میں وہ ان سے کچھ بڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ جیسے ہی وہ بزرگ نمودار ہوا تو مسجد میں موجود تمام بزرگوں نے اپنی گردنیں خم کر لیں۔ اگلے ہی لمحے ایک گرجدار آواز مسجد کے کمرے میں گونج اٹھی۔ یہاں موجود تمام معزز جنات کو آغا حور کا سلام۔ یہ ایک نہایت گرجدار آواز تھی۔ شاہد اب خوف سے کانپنے لگا تھا۔ وہ بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنا سر اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان گھسا لیا اور خوف سے آنکھیں موند لیں۔ اب وہ باروب بزرگ مسجد میں بنے ہوئے ممبر پر بیٹھ گئے تھے۔ یہاں موجود میں تمام حاضرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے اب ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ ہماری ایک عبادت گاہ پر ایک پلید دیوی نے قبضہ کر لیا ہے۔ ہم اسے بار بار سمجھا چکے ہیں مگر وہ کسی طرح بھی ماننے کو تیار نہیں۔ اس باروب بزرگ نے ایک گرجدار آواز کے ساتھ مسجد میں موجود تمام جنات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ خبیث دیوی اپنے جنتر منتر سے ہمیں قابو کرنا چاہتی ہے۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ ایک سلسلہ چل نکلے گا
آج میں نے یہاں آپ تمام لوگوں کو اس لیے ہی جمع کیا ہے کہ اس مسئلے کا کوئی بہتر حل نکالا جائے، تاکہ اس دیوی کی موت بھی ہمارے ہاتھوں نہ ہو اور ہماری جان بھی چھوٹ جائے۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ خاموش ہو گئے۔ اب وہ سب لوگ آپس میں مشورے کرنے لگے تھے۔ اتنے میں ایک بزرگ جن مخاطب ہوا، کیا ہم یہ کام کسی انسان سے کروا سکتے ہیں؟ اگر ہم ایسا کریں کہ کسی انسان کے جسم پر قبضہ کر لیں اور اس کے ہاتھوں دیوی کو مروا ڈالیں تو کیسا رہے گا؟ ایک بزرگ جن نے مشورہ دیا، نہیں نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا کہ جس سے ہم گناہ گار ہوں یا کوئی دوسرا گناہ گار ہو۔ ہاں، البتہ ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اسے خود مارے یا اس کو راہ راست پر لے آئے، نہیں تو مجبوراً ہمیں اس دیوی کو ختم کرنا ہوگا۔ ادھر شاہد کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ تو مانو سانس لینا تک بھول چکا تھا۔ وہ حیرت زدہ تھا کہ ان جنات کو اس کی موجودگی کا علم کیوں نہ ہوا، اگر ہوا بھی ہے تو وہ اب تک اسے نظر انداز کیے ہوئے کیوں ہیں۔ ابھی شاید یہی سوچ رہا تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ تمام جنات وہاں سے غائب ہو گئے۔ خیر، جو بھی ہوا ہے، ان جنات نے کم سے کم میری جان تو بخش دی۔ یہ خیال آتے ہی شاہد نے ایک لمبا سا سانس لیا، کیونکہ اسے یہاں چھپے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی اور اوپر سے وہ اب جنات کو بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور یہاں سے نکل جانا مناسب سمجھا۔ اس نے اپنا بیگ کندھے پر رکھا اور چلتا ہوا مسجد کے صحن میں آ گیا۔ پھر جیسے ہی وہ دیوار پھلاگ کے اندر آیا تھا، بس ویسے ہی مسجد سے باہر نکل گیا۔ وہ گرتا پڑتا کسی طریقے سے اپنے گھر واپس آ چکا تھا۔ جہاں وہ آج لمبا ہاتھ مارنے پر خوش تھا، تو وہیں اس خوفناک واقعے نے اسے اداس اور بوجھل بھی کر دیا تھا۔ وہ کہیں نہ کہیں اپنے دل میں نادم بھی تھا اور اس واقعے سے خوفزدہ بھی۔ اگلی رات شاہد اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ رات کے آخری پہر اس کے دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ دستک اتنی تیز تھی کہ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ نہ جانے رات کے اس وقت بھلا کون ہو سکتا ہے، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ خیر، اس نے ہمت کی اور دروازے کے قریب آ گیا۔ کون ہے؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ دروازہ کھولیے، میں ہوں۔ اگلے ہی لمحے ایک نسوانی سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ رات کے اس پہر وہ ایک لڑکی کی آواز سن کر حیران ہو گیا تھا۔ بھلا اس علاقے میں جہاں وہ رہتا تھا کوئی عورت کیسے آ سکتی ہے؟ خیر، اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ اگلے ہی لمحے اس کے سامنے ایک کالی چادر میں لپٹی ہوئی عورت کھڑی ہوئی تھی۔ جی کون ہیں آپ؟ شاہد اس کو دیکھتے ہی فوراً بولا، لیکن اس عورت نے شاہد کو ایک زوردار دھکا دیا اور وہ عورت جلدی سے اس کے گھر میں گھس آئی۔ پھر وہ دروازے کی طرف پلٹی اور فوراً ہی کنڈی لگا دی۔ یہ سب کچھ اس نے بجلی کی سی تیزی میں کیا تھا۔ شاہد ابھی سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ وہ عورت ایک دم سے ہوا میں اڑی اور فوراً سے اس کی چھاتی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں ایک دم سے بدل گئی، چہرہ بگڑنے لگا تھا۔ اس نے فوراً ہی شاہد کا گلا پکڑ لیا۔ چلو جلدی کرو، مجھے بتاؤ، کل رات جنات کی مجلس میں کیا فیصلہ ہوا تھا؟ اس نہایت بدحیت اور کریہی شکل والی عورت کی آنکھیں لال انگارے کی طرح سرخ ہو رہی تھیں، جیسے کسی نے جلتا ہوا کوئلہ اس کی آنکھوں میں رکھ دیا ہو۔ اس وقت وہ بہت ہی غضبناک ہو رہی تھی۔ شاہد کو فوراً ہی گزشتہ رات والا تمام واقعہ یاد آ گیا۔ شاید وہ اس عورت کو پہچان چکا تھا۔ اس نے اپنی ہمت جمع کی اور منہ سے بس یہی بول پایا، تم وہی دیوی ہو جن کا وہ جنات بزرگ ذکر کر رہے تھے؟ شاہد نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا۔ ہاں، میں وہی ہوں۔ اب جلدی بتاؤ مجھے کہ کل والی مجلس میں ان لوگوں نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے شاہد کا گلا اتنی زور سے دبایا کہ اب شاہد کے منہ سے خون آنے لگا تھا۔ مگر پچھلی رات ہونے والے واقعے نے اس کا دل موڑ دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی تمام پچھلے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ تھا، اور اس کے دل میں یہ جذبہ بھی تھا کہ آئندہ سے وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ اگلے ہی لمحے شاہد کے دل میں جو خیال آیا، اس کے بعد اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ سی آ گئی۔ یہ وہی دیوی تھی جس کے بارے میں وہ بزرگ جنات بات کر رہے تھے۔ شاید اسے مار کر وہ یہ نیک کام کر سکتا تھا جس سے ان بزرگ جنات کی کچھ مدد ہو سکتی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کالی دیوی نے شاہد کے سینے میں اپنے ناخن گھسا دیے تھے۔ شاہد کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، لیکن اب وہ اس کالی دیوی سے ڈر نہ رہا تھا۔ اس کا جذبہ ایمانی اسے اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ اس کالی دیوی کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جا سکے۔
शाहिद ने अपने दिल ही दिल में आयत करीमा का विर्द शुरू कर दिया। जैसे ही उसने आयत पढ़ी तो उस काली देवी को एक झटका सा लगा और वो शाहिद को छोड़कर एक चीख मारते हुए घर की दीवार के ऊपर जा बैठी। वो बुरी तरह गुस्से से शाहिद को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी और शाहिद इधर मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ था। उसने पढ़ना बंद न किया था और वो मुसलसल आयत करीमा का विर्द किए जा रहा था। वो फौरन ही अपने घर के कमरे की तरफ भागा और जल्दी से कमरे के अंदर घुस गया। ये देखकर वो काली देवी भी दीवार से उड़ती हुई कमरे के दरवाजे से आ टकराई। उसके मुंह से एक और चीख निकली, तू चाहे जितना भी छुप ले, आज रात तेरी मौत होगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी और ना ही उन जिनों को। मैं देखती हूँ कि वो कैसे मुझे वहां से निकालते हैं। अब उस जगह पर हमेशा मेरा ही कब्जा रहेगा। वो शाहिद के घर के आंगन में खड़ी होकर जोरदार कहके लगा रही थी। उसका भयानक रूप अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो अपनी लंबी सी जबान निकाले खा जाने वाली आंखों से टांग पर टांग रखे शाहिद के कमरे की तरफ देखे जा रही थी और इधर शाहिद कमरे की चुटखनी लगाकर लंबे लंबे सांस ले रहा था। उसे समझ न आ रही थी कि इस काली देवी को कैसे ख़त्म किया जाए। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। शायद उसकी वालदा ने बचपन में उसे आयत करीमा याद कराई थी। वो अक्सर ये भी बताया करती थी कि जिन भूत और चुड़ैलों को कलाम इलाही से बहुत डर लगता है, क्योंकि कलाम की ताकत से वो भाग नहीं सकती और हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। शाहिद ने फौरन ही बढ़कर अपने कमरे की अलमारी में से कुरान पाक बाहर निकाल लिया। जैसे ही उसकी नज़र कुरान पाक पर पड़ी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे अपने किए हुए तमाम बुरे काम याद आने लगे। वो एक अजीब तरह की मुसीबत में फंस चुका था। उसने दिल ही दिल में अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और कुरान पाक को अपने सीने से लगा लिया। उधर वो काली देवी जोर जोर से शाहिद के कमरे का दरवाज़ा तोड़े जा रही थी और अगले ही लम्हे कमरे का दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके के साथ टूटकर अंदर की जानिब आ गिरा। शाहिद ने जैसे ही पलटकर देखा तो वो काली देवी उसके सामने खड़ी हुई थी। वो खौफनाक नज़रों से शाहिद को मुसलसल घूरे जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी अगली नज़र कुरान पाक पर पड़ी तो वो एकदम से डरकर पीछे हो गई। शाहिद ने भांप लिया था कि ये कुरान पाक की बरकत है जिसकी वजह से ये काली देवी उससे आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही है। तो फौरन ही कुरान लेकर उस काली देवी की जानिब भागा। शाहिद को अपनी तरफ भागता देखकर वो काली देवी हड़बड़ा गई। वो इतनी जल्दी में कोई फैसला न कर पाई थी। तब तक शाहिद उसके सर पर जा पहुंचा था। शाहिद ने फौरन ही कुरान पाक उसके सर पर रख दिया। जैसे ही कुरान उस काली देवी के सर से टकराया तो उसके मुंह से एक फलक शिगाफ चीख निकली और फौरन उसके जिस्म को आग लग गई। शाहिद ये देखकर एकदम पीछे हट गया। वो घबरा गया था। उसे उम्मीद न थी कि उसके ऐसा करने से उस काली देवी के जिस्म को आग लग जाएगी। कलाम इलाही की ताकत देखकर अब शाहिद का ईमान और भी मजबूत हो गया था। उसने कुरान पाक को बेख्तियार चूम लिया और अपने सीने से लगा लिया। चंद लम्हों तक शाहिद के मकान में काली देवी की चीखें गूंजती रहीं और आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। अब उसके आंगन में काली देवी की राख पड़ी हुई थी और वो तमाम मुसीबत उसके सर से टल चुकी थी। बस उस रात ही शाहिद ने फैसला किया कि मैं आइंदा चोरी नहीं करूँगा और अगले दिन वो सारा जेवर और पैसा लेकर सेठ आबिद के घर चला गया। सेठ आबिद ने शाहिद को उसकी ईमानदारी की दाद दी और उसे माफ़ कर दिया और इनाम के तौर पर उसने शाहिद को इतनी रकम दे दी थी कि अब वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकता था। ये देखकर शाहिद अल्लाह के हजूर सजदे में गिर गया और ज़ारो ज़ार रोने लगा। वो दिल ही दिल में अपने किए हुए गुनाहों को याद करके रोए जा रहा था। उसकी ज़िंदगी अब पलटा खा चुकी थी। उसकी नज़रों से हवस और लालच का भूत उतर चुका था और अब वो एक पक्का और सच्चा मुसलमान बन चुका था। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।